हेलो दोस्तों, आप सभी का दीना पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, अगर इस वीडियो के हम मूल बिंदु के बारे में चर्चा करें कि किन बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक रूप से किस प्रकार से नियुक्ति की जाती है। संवैधानिक रूप से मतलब अनुच्छेद, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में आप पढ़ते हो तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो संवैधानिक रूप से किस प्रकार से नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन मंडल किस प्रकार का होता है और निर्वाचन विधि किस प्रकार की होती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता हुआ कि जो भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, जिसके अंदर में आम जनता, आम लोग जाकर वोट डालते हैं और चुनी हुई दल को, जिसको बहुमत प्राप्त होता है, उसके दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। ये प्रत्यक्ष रूप से हुआ, जहां पर हम वोट डालते हैं। पर राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग होती है, जिसमें हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को वोट करते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, अगर आपने किसी व्यक्ति को चुना, आपने एमपी या फिर एमएलए जो भी आपके यहाँ के हैं, उनको आपने वोट डाला, उन्हें जिताया, जिताने के बाद वही व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए आपकी तरफ से वोट डालेंगे। ठीक है, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनको वोट करते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि कितने समय के लिए होती है, अगर कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बनना चाहे, पुनर्निर्वाचन करना चाहे तो किस प्रकार किया जा सकता है और कितनी बार हो सकता है, ये भी देखेंगे। साथ साथ दोस्तों, हम राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पद का शपथ किस प्रकार लिया जाता है, मतलब उस संविधान को याद करते हुए कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, किस बातों के मद्देनजर राष्ट्रपति अपने शपथ लेते हैं, वो भी देखेंगे। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है वो किस प्रकार की होती है, कैसे चलाई जाती है, क्या उसके लिए जरूरी चीज़ें हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ दोस्तों, आकस्मिक रिक्त हो जाने के कारण, राष्ट्रपति का जो पद है आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाने के कारण, खाली हो जाने के कारण किस व्यक्ति को निर्वाचित किया जाएगा और कितने समय के लिए किया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। साथ साथ देखेंगे दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और दोस्तों, आपके एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं आगे वीडियो और पोस्ट करने के लिए। तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको इस वीडियो की जो PDF है आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी। दी इन आपको सर्च कीजिए, वहाँ पे टेलीग्राम का दी इन ग्रुप है, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको चीज़ें कुछ बताऊं, जो मेन चीज़ें हैं इसके अंदर में। भारतीय का जो राष्ट्रपति है, भारत का जो राष्ट्रपति है, उसके लिए जो संवैधानिक रूप से जो उनकी नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 52 के तहत की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 52 के तहत उनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के बारे में जो संविधान के अंदर में बताया गया है वो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक पूरा उनके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक कि कैसे बनेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, सारी चीज़ें। ठीक है, ये समझ में आता है। अनुच्छेद 52 के अंदर में कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति होगी। अनुच्छेद 53 में कहा जाता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। जो संघ होता है उसकी कार्यपालिका, जो संघ की कार्यपालिका होती है उसकी जो भी शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है इसकी बात करोगे तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल। ठीक है, इन सारी की जो शक्तियां होती हैं वो किसमें निहित होती है तो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों, राष्ट्रपति में निहित होती है। और इन सभी की कार्यपालिका की अगर शक्तियों की बात करो तो ये अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक की सारी शक्तियां मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली राष्ट्रपति के पास ही होती है, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जैसे दोस्तों आपको पता होगा, रामनाथ कोविंद इस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और अब तक जो भी राष्ट्रपति आए हैं वो कुछ इस प्रकार से दोस्तों सबकी लिस्ट है, ऑल प्रेसिडेंट लिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति, अगर मान लो कोई व्यक्ति हमारे में से चाहता है कि हम राष्ट्रपति बने तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, प्रमुख योग्यता कौन सी होनी चाहिए, तो इसके बारे में अनुच्छेद 58 में 58 में कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को चुने जाने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु उसकी 35 वर्ष हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। अब बोलोगे सर दो लोकसभा बनने की योग्यता तो 25 वर्ष है और यहाँ पे 35 वर्ष की कही गई है, तो लोकसभा बनने के लिए सिर्फ आयु 25 वर्ष नहीं चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है कि मतलब दिवालियापन ना हो, दिमागी रूप से दिमागी संतुलन ठीक हो, इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें अगर आप मतलब आपके अंदर क्वालिटी है कि आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हो और आपकी एज 35 साल है तो आप राष्ट्रपति के लिए भी
आप क्वालिफाई कर सकते हो, राष्ट्रपति के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब वो चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है। और कोई भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ का पद का मतलब क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब यानी किसी भी तरह के आईएएस आईपीएस जो भी इस तरह के गवर्नमेंट जॉब होते हैं ना, इन तरह के जॉबों पे नहीं होनी चाहिए। अगर पर आप मंत्री हो, ठीक है, सीएम हो, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य हो, राज्यपाल हो, तो ये सब चलेगा, क्योंकि ये लाभ के पद में नहीं आता है, सबसे मेन चीज़, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव, निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें दोस्तों। चुनाव हमारे भारत में दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। पहला चुनाव होता है प्रत्यक्ष तरीके से, ठीक है, प्रत्यक्ष, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं, हम जो लोग हैं, जनता है, आम जनता जाती है, वोटिंग डालती है, जिसको चुनी वो सरकार बना उसका, ठीक है। जैसे मान लो 3 पार्टियां हैं, 3 में से हमने भाई सेकंड नंबर वाले को वोट देकर जिता दिया, तो सबसे ज़्यादा अगर सीटें पूरे ऑल ओवर इंडिया में से इसकी सीटें हैं, ये जीता हुआ है, इसकी जो सीटें सबसे ज़्यादा हैं सब में, तो इसके ये लोग क्या करेंगे, एक व्यक्ति को नेता बनाएंगे, अपने दल का नेता बनाएंगे कि भाई ये है, यही हमारी तरफ से बैठेगा सीट पे, ठीक है। राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री घोषित कर देंगे। ये प्रत्यक्ष रूप से हुआ। प्रत्यक्ष रूप से हमारा जो एमएलए का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, ठीक है, एमपी का चुनाव होता है, ये सारे प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, ठीक है। ये सारा प्रत्यक्ष रूप से हुआ। अप्रत्यक्ष रूप से हमारे भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है। किस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप, हमने किसी व्यक्ति को चुना, चाहे वो हमारा विधायक हो, चाहे सांसद हो, ठीक है, एमपी हो, एमएलए हो, उसको हमने चुना, हमने वोट देकर चुना उसे। अब हम राष्ट्रपति को चुनाव के लिए वोट देने नहीं जाएंगे, हमारे बदला वो खुद दे देगा, जिसको अच्छा लगेगा वो दे देगा अपनी तरफ से वोट राष्ट्रपति को, ठीक है। तो हम सभी का प्रतिनिधित्व वो व्यक्ति करेगा, समझ में आता है। तो प्रत्यक्ष रूप से हम वोट देते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट देते हैं, ठीक है, समझ में आता है। सबसे पहले ये समझो, तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों भारत के अंदर में, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो उसका निर्वाचन मंडल किस प्रकार का होता है ये देखते हैं। कहने का मतलब कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जो संसद है हमारे यहाँ पे, संसद कौन से हैं, लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस। तो अपर हाउस, लोअर हाउस के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित मतलब जिनको चुन कर लाया गया है, चुनाव इलेक्ट करके लाए हैं, जिनको प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग में जीत कर आए हैं, उनको ही सिर्फ पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। साथ साथ दोस्तों राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य हैं उनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, जिसे हम एमएलए कहते हैं, ठीक है, उनको भी इसमें वोटिंग डालने का अधिकार है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ साथ दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों आपको पता होगा कि दिल्ली, पुडुचेरी पहले से ही एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर राज्य विधानसभा चलती है, ठीक है, मतलब विधानसभा होती है। पर इस बार जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ दिया गया, जहां पर विधानसभा होगी, ठीक है, जिसके कारण से वहां के भी निर्वाचित सदस्य को वोटिंग डालने का अधिकार मिलेगा। अभी तक तो जम्मू कश्मीर में कोई वोटिंग नहीं हुई है, पर आगे आने वाले समय में अगर होता है तो उसके लिए भी होना चाहिए, इसलिए कारण से मैंने पहले ही आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा में, ठीक है। विधान परिषद निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज है विधान परिषद के मनोनीत सदस्य, निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। अब मनोनीत सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत मतलब क्या होता है कि जो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को चुनता है, ठीक है। जैसे कि राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नियुक्त कर सकता है, कला संस्कृति के क्षेत्र में से, कि भाई आप सांसद बनने योग्य हो, आप करो, ठीक है, आप बनो। तो ऐसा करके जो 12 लोग होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रपति ने उन्हें अपनी मर्जी से नियुक्त किया था, ठीक है, मनोनीत है वो। और साथ साथ दोस्तों लोकसभा के अंदर में भी, लोअर हाउस के अंदर में भी 2 एग्लो इंडियन, जिन्हें कहते हैं एग्लो इंडियन, को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। वो भी लोग, 2 लोग, जो 2 पद हैं, 2 सांसद हैं, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आता है। तो इस प्रकार से कुछ होता है। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि के बारे में बात करें कि किस प्रकार का विधि का यूज किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि, राष्ट्रपति का चुनाव एक एकल सक्रिय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली होता है। इसमें 3 बातें याद रखने वाली हैं, एकल सक्रिय, अनुपातिक और गुप्त मतदान। इसमें अगर आप अपना वोट किसी को दिखा देते हैं तो आपका मतदान कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ सबसे मेन है। और अनुपातिक तौर पर क्या कहने का मतलब कि जो भी वोट डाला, जिसने भी वोट डाला, तो उसमें सबका देखा जाता है कि अनुपातिक मतलब बराबर में है नहीं है, ठीक है, बट्टे में 2 करके ना, मतलब 2 से डिवाइड करके देखा जाता है कि अनुपात में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर अनुपात में आ रहा है तो उससे 1 ज़्यादा होना चाहिए जब आप राष्ट्रपति के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, जीत सकते हो इलेक्शन, नहीं तो नहीं जीत सकते। इस चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। साथ साथ दोस्तों इस चुनाव में प्रत्येक मतदान वरीयता प्राप्त क्रम में देना होता है, उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार वरीयता दे सकते हैं।
उम्मीदवार हेतु 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होते हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनना चाहता है, ठीक है, कैंडिडेट के लिए तौर पे मान लो कोई व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है जो चाहता है कि मैं राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनूं, तो उसके पास सबसे पहले 50 प्रस्तावक को 50 अनुमोदक होने चाहिए, जो मतलब वो कहें, आगे जाकर कहें कि भाई हाँ मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, प्रस्तावक यार आपको बनना चाहिए, ऐसा कहे। अनुमोदक जो रिक्वेस्ट करे कि हाँ इसी को बनना चाहिए। टोटल 100 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, 100 लोगों का नहीं कि अपनी गली मोहल्ले में से पकड़ के ले गया, मतलब लोअर हाउस अपर हाउस में से 100 लोगों का सदस्य सपोर्ट होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति पद के लिए आगे उम्मीदवार बन सकता है। पहले कम था पर अब धीरे धीरे बढ़ा दिया गया है। साथ साथ उसके पास 15,000 रुपये की राशि भी होनी चाहिए। 15,000 की राशि वो डिपॉजिट करेगा तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, पहले ये भी राशि जो थी 15,000 की वो भी कम थी, पर अब धीरे धीरे उसको बढ़ा दिया गया है, जिससे वो चुनाव को जो प्रक्रिया है वो थोड़ा और अच्छा हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई अनुपातिक होना चाहिए। अनुपातिक किस प्रकार से, तो यहाँ पे अनुपातिक 2 तरह से होते हैं, विधायक और सांसद के तौर पर। एक विधायक का मत का मूल्य अलग होता है, एक सांसद का मत का मूल्य अलग होता है। अगर एक विधायक का मत का मूल्य निकालोगे, एक विधायक का अगर मत का मूल्य निकालोगे कि एक विधायक का मत का मूल्य क्या है, तो सबसे पहले उस राज्य की जनसंख्या लोगे जिस राज्य के विधायक है वो। सपोज करो दिल्ली है, दिल्ली की जनसंख्या मान लो 10 है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हमारे पास दिल्ली की जनसंख्या क्या है, 10 है, तो हमने लिया 10। यहाँ पे टोटल विधायकों की संख्या मान लो 2 है। ठीक है, तो 2 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 5 आ गया, तो 5 यहाँ पे एक विधायक की मत का मूल्य क्या हुआ, 5 हुआ। फिर उसको इस फॉर्मूले के तहत 5 मतलब बटे में 1 आ गया, और यहाँ पे 1/1000 है। ठीक है, तो इसको 5 बटे में 1000, इससे अगर डिवाइड कर दोगे, ठीक है, डिवाइड कर दोगे, जो आंसर आया वो एक विधायक का मत का मूल्य हुआ। ठीक है, एक विधायक का मत का मूल्य हुआ, और उसको फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल 2 विधायक हैं दिल्ली के अंदर में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पूरे दिल्ली के विधायकों का मत का मूल्य आ गया। इसी प्रकार सारे राज्यों का मत का मूल्य निकालोगे, उसको इकट्ठा करके रखोगे, हाँ भाई टोटल इतने हैं, पूरे भारत के मत का मूल्य इतना है, ऐसा करके रखोगे। और ये उस राज्य की जनसंख्या किस आधार पर लेते हैं, तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर इसमें यूज किया जाता है। 1971 की जो जनसंख्या थी उसके आधार पर यहाँ पे हम रखते हैं, उस आंकड़े को रखते हैं। क्यों, क्योंकि उस समय का जो 1971 का जो जनसंख्या था वो लगभग हर जगह इक्वल था, मतलब जो पूरे भारत की जनसंख्या थी वो सब जगह इक्वल थी, बहुत ज़्यादा पलायन नहीं हुआ था, इधर उधर लोग नहीं थे। ठीक है, नॉर्मल सामान्य आंकड़ा माना जाता है, सामान्य डेटा माना जाता है, इस कारण से 1971 का आंकड़ा यूज़ किया जाता है। और 2026 तक 1971 का आंकड़ा ही यूज़ किया जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो समझ में आता है किस प्रकार से उस राज्य की जनसंख्या का यूज करते हैं, और साथ साथ विधायकों के निर्वाचित सदस्यों का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आप एक संसद के मत के मूल्य की बात करो कि एक संसद का मत का मूल्य क्या है, ठीक है, तो संसद का मत का मूल्य क्या होता है, तो पहले कुल विधायक का मत का मूल्य निकाल लो, पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में का ऑल विधायक का। जैसे मैंने बताया ना एक विधायक का किस तरह से निकलता है, अभी उसी तरह से पूरे भारत के एमएलए का मत का मूल्य निकाल लो। ठीक है, निकालने के बाद उसको ऊपर रखो, नीचे में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है, लोकसभा प्लस में राज्यसभा दोनों को जोड़कर, ठीक है, यहाँ पे नीचे में रख दो। फिर उसको डिवाइड कर दो, भाग दे दो। भाग देने के बाद क्या होगा कि जो निकला, जो आपका आया, उसको क्या करो, एमएलए वाला अपना जो टोटल पीछे निकाला था उसको, और जो एमपी वाला आया वो दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। ये अनुपातिक हुआ। ठीक है, अनुपातिक तौर पर, और जितना भी आता है आधा से ज़्यादा, आधा से एक ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जो टोटल का आधा होता है ना, आधा से एक ज़्यादा होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। समझ में आता है दोस्तों, इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगर राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बात करो, किस प्रकार का पदावधि है, तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। 5 वर्ष के लिए मतलब अगर मान लो बीच में अगर कोई राष्ट्रपति हट जाता है, जैसे मृत्यु हो गई, तो या फिर त्याग पत्र दे दिया, या फिर महाभियोग लाया गया। हटाने के 3 ही प्रक्रिया हैं, या फिर मृत्यु हो जाए, या फिर त्याग पत्र दे दिया जाए, या फिर महाभियोग। अब बात करते हैं, अगर मृत्यु हो जाती है तो कौन बनेगा, कैसे बनेगा, वो आगे हम देखने वाले हैं। और महाभियोग का सिर्फ अनुच्छेद 56 में जिक्र किया गया है कि महाभियोग चलाया जा सकता है राष्ट्रपति के ऊपर, और जो इसकी पूरी प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 के अंदर में बताई गई कि महाभियोग किस प्रकार से चलता है। ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में एक बिल लाया जाता है जिसके तहत महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, महाभियोग लाया जाता है, जिसके अंदर में राष्ट्रपति को हटाने की बात की जाती है। ठीक है, अगर वो सारे बहुमत, पूरे बहुमत से, लोकसभा राज्यसभा में पूरे बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, पर अभी तक भारत के अंदर में कभी हटाया नहीं गया है। ठीक है, उत्तराधिकारी की बात करें, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे दिया जाता है और महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाता है, तो उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उत्तराधिकारी के तौर पर उपराष्ट्रपति को माना जाता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति
कार्यभार चलाएगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो चलाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी नहीं है तो उसके बाद जो होगा उससे मतलब सारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में क्या होता है दोस्तों, क्रम वाइज होते हैं कि नंबर 1 मतलब हेड हो गया, सबसे हेड सुप्रीम कोर्ट का उच्च न्यायाधीश, फिर 2 3, अगर नंबर 1 वाला नहीं है तो नंबर 2 वाला चलाएगा, नंबर 2 वाला नहीं है तो नंबर 3 वाला चलाएगा। तो इस तरीके से कोई ना कोई तो होगा ना पूरे देश के अंदर में, तो वही इसको लीड करेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आता है। आगे देखते हैं। अब राष्ट्रपति के पद का पुनर्निर्वाचन कितनी बार हो सकता है, राष्ट्रपति का पद कितनी बार वो बन सकता है कोई व्यक्ति, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। क्योंकि जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि अमेरिका के अंदर में 2 बार बनने की ऑप्शन है, सिर्फ एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है। पर हमारे भारत के अंदर में राष्ट्रपति चुनाव का पुनर्निर्वाचन कई बार कर सकते हैं, कई जितनी बार बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद में इसके बारे में ये नहीं कहा गया कि आप 2 बार बन सकते हो, 1 बार बन सकते हो, इसमें किसी भी तरह से इस बातों पर जिक्र नहीं किया गया। इसमें आप जितनी मर्जी बार बन सकते हो, ठीक है। पर अभी तक एक भी व्यक्ति 2 या 3 बार नहीं बना है, ठीक है, समझ में आता है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्त की अगर बात करें कि क्या शर्त है, राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्त है, तो राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्त लोकसभा राज्यसभा के विधानमंडल सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 59 में बताया गया कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्त होना चाहिए, तो या फिर लोकसभा एवं राज्यसभा के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर लाभ के पद पर है, लाभ का पद मतलब जैसे भी पहले बताया था कि गवर्नमेंट जॉब किस तरह का करता है, तो प्रॉफिट ऑफ पोस्ट माना जाएगा, और जिसके कारण से क्या होगा कि उसको हटा दिया जाएगा पोस्ट पे से। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होगा। और राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख रुपये मिलता है, और साथ साथ राष्ट्रपति निवास, सुरक्षा व्यवस्था और पूरा खाने पीने रहने का पूरा इंतजाम मिलता है। जैसे राष्ट्रपति भवन आपने देखा होगा, वो राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति जी का निवास स्थान होता है, जहाँ पे वो रहने के लिए उन्हें मिलता है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन का कुछ इमेज है दोस्तों, यही इमेज है जो राष्ट्रपति भवन जहाँ पे राष्ट्रपति हमारे रहते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रपति की शपथ की बात करो कि शपथ के अंदर में क्या लेते हैं और क्या मतलब किस तरह से बोलते हैं, क्या चीज़ें हैं, किन बातों का वो ध्यान रखते हैं, तो राष्ट्रपति के शपथ का जिक्र अनुच्छेद 61 में किया गया है, जहाँ पे भारत के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, जिसमें वो शपथ दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायाधीश, जो उच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जो उच्च न्यायाधीश होते हैं ना, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। अगर मान लो मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसके बाद नंबर 2 वाला जो न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा, नंबर 2 वाला नहीं है तो नंबर 3 वाला कोई तो होगा, वो दिलाएगा राष्ट्रपति को शपथ। ठीक है, समझ में आता है। और अगर वरिष्ठ या फिर उच्च न्यायाधीश ना हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश, जो उसके बाद का होता है ना वरिष्ठ न्यायाधीश, वो दिलाएगा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, राष्ट्रपति अपनी शपथ में संविधान की शपथ लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अपने शपथ में संविधान की शपथ लेते हैं, जिसमें परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण के बारे में वो जिक्र करते हैं कि भाई मैं परिरक्षण करूंगा, संरक्षण करूंगा, प्रतिरक्षण करूंगा, किसका, संविधान का। ठीक है, समझ में आता है। अब बात करते हैं दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। जैसे कि दोस्तों अभी मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है, तो उसका पूरा जिक्र अनुच्छेद 61 के अंदर में किया गया है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। तो यहाँ पर कहा गया कि भारतीय संविधान में इस प्रक्रिया को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वह महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, जो मतलब ये हमारे यहाँ पे जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से लिया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो राष्ट्रपति को भी हटाने के लिए किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी हटाने के लिए किया जाता है। पर यहाँ पर हम सिर्फ अनुच्छेद 61 के अंदर में राष्ट्रपति के हटाने की बात करते हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को। ठीक है, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124, 4, 5, 217 और 218 में मिलता है। ठीक है, इसका जो जिक्र है अनुच्छेद इन सभी अनुच्छेदों में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदाविधि। अगर मान लो आकस्मिक रूप से अचानक से किसी जो राष्ट्रपति है उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, उनके ऊपर या फिर महाभियोग ला दिया गया, अब अचानक से पद खाली हो गया। राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता, तो कौन बनेगा, राष्ट्रपति का पद खाली होते ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त हो जाएंगे। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा वो बनेगा मुख्य न्यायाधीश, या फिर वो भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश, कोई ना कोई होगा जो वो बनेगा। ठीक है, समझ में आता है। मतलब राष्ट्रपति के पद को कभी खाली नहीं छोड़ सकते। अनुच्छेद 62 के अंदर में कहा गया कि राष्ट्रपति के पद को रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित करने के लिए समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदाविधि। जो भी व्यक्ति बनेगा वो 6 महीने के लिए रहेगा, 6 महीने के अंदर में दोबारा से इलेक्शन करवाओ और दोबारा से कोई दूसरा राष्ट्रपति चुनो। ठीक है, ये हो सकता है। जो भी व्यक्ति को आकस्मिक रूप से खाली पद को भरने के लिए बनाया गया राष्ट्रपति, ठीक है, कार्यकारी राष्ट्रपति जिसे हम कहते हैं, उसके पास सिर्फ 6 महीने की वैलिडिटी होगी। वो 6 महीने तक ही राष्ट्रपति बना रह सकता है। ठीक है, उसके बाद वो निर्वाचित होकर दोबारा बने, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो 6 महीने के लिए ही रह सकता है। ठीक है,
आगे देखते हैं दोस्तों। अब राष्ट्रपति की अगर हम शक्तियों के बारे में बात करें कि कौन सी शक्तियां, कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति के पास निहित हैं, तो सबसे बड़ी शक्ति आती है उनके पास नियुक्ति की शक्ति। वो किसी को भी नियुक्त करते हैं। किस किस को नियुक्त करते हैं ये देखते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रण महालेख, राज्यपाल, उपराज्यपाल, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्तीय आयोग, लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, इन सभी के जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, इन सभी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, इन सभी के नामों को याद रखिएगा। एटलीस्ट ये जो लिस्ट है इधर वाली, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल, इन सबको तो एटलीस्ट याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं, इसी MCQ में भी पूछ लिया जाता है कि किसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो वहाँ पे कई बार होता है कन्फ्यूजन हो जाती है, हमें पता नहीं होता और गलत आंसर करके आ जाते हैं। तो इसलिए इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे देखिए राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं। विधायक शक्तियां, सबसे पहले बात करें कि राष्ट्रपति के पास एक विधायक शक्तियां होती हैं, वो किस प्रकार से वर्क करते हैं उसके बारे में देखते हैं। विधायक शक्तियों को देखें तो सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है, जितने भी सदस्य होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, सबको सदस्य मतलब जो लोग होता है उनको सदस्य शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति का काम होता है। पहला लोकसभा का शुरुआत करना और विखंडन करना। ठीक है, जो लोकसभा को बुलाया जाता है ना, लोकसभा बुलाया जाता है, राज्यसभा बुलाया जाता है, तो उसकी शुरुआत करना और विखंडन करना राष्ट्रपति के हाथ में होता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन, आपने कई बार देखा होगा कि सारे दलों को एक साथ बुलाया गया। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन भी राष्ट्रपति के हाथ में होता है, वो बुला सकता है। पहला संबोधन, जब लोकसभा की शुरुआत की जाती है तो जो पहला संबोधन होता है राष्ट्रपति का संबोधन, वो भी राष्ट्रपति के पास इसकी शक्तियाँ होती है, विधायक शक्तियों में आती हैं। राज्यसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करना। ठीक है, राज्यसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करना, लोकसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करना, ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है। दोस्तों अगर आप न्यायिक शक्तियों को देखोगे तो यहाँ पे कुछ न्यायिक शक्तियाँ इस प्रकार से आती हैं। अनुच्छेद 72 के अंदर में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, जिसके अंदर में उन्मूलन, समाधान, अपहरण, आहरण, परिहरण, उदाहरण दे सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, ये जितने भी हैं, क्षमादान, लघुकरण, परिहार, ठीक है, विराम, परिलंबन, इन सभी के अंदर में क्षमादान या फिर परिवर्तन करने का उनके पास अधिकार होता है। अब इसके अंदर बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे क्षमादान की अगर बात करो तो इसके अंदर में क्या होता है, क्षमादान के अंदर में कि वो अपनी सज़ा को समाप्त कर सकते हैं, आपकी सज़ा को समाप्त कर सकते हैं। किसी जो दोषी है, कोई कैदी है, उसकी सज़ा को समाप्त कर सकते हैं, क्षमादान, उसको क्षमा कर दिया। लघुकरण के अंदर में क्या होता है कि सज़ा बदला जा सकता है। अगर मान लो किसी को पत्थर तोड़ने की सज़ा है तो पत्थर तोड़ने से बोल सकते हैं भाई यहाँ पे आटा पीसने की सज़ा दे दी गई है आपको, गेहूँ पीसने की। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर आप इसमें बात करो परिहार की, ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि सज़ा को समय कम कर देना। ठीक है, परिहार में क्या होता है कि जैसे मान लो आपको सज़ा कहा गया कि 5 साल की सज़ा, चल भाई 5 साल नहीं, यहाँ से 4 साल ही तेरी सज़ा रही, तो सज़ा को कम कर देना, ये भी इसमें काम है। ठीक है, विराम के अंदर में क्या होता है कि सज़ा को कमी करना, सज़ा को इसमें भी कम किया जाता है। किस प्रकार पर, विशेष अधिकार पर। ठीक है, विशेष व्यक्ति के ऊपर। कैसे, जैसे मान लो कोई गर्भवती महिला है, उन सबको देखते हुए कई बार होता है सज़ा कम कर दिया जाता है, या फिर किसी का आचरण जो बहुत अच्छा होता है जेलों के अंदर में, उसके कारण भी सज़ा को कम कर दिया जाता है। ठीक है, अब परिलंबन की बात करो तो सज़ा देने के लिए देने में देर करना। परिलंबन मतलब क्या होता है, सज़ा देने में देर करना। जैसे किसी को मृत्युदंड मिलने वाली है तो राष्ट्रपति से कहता है कि मुझे छोड़ दो कुछ समय के लिए, बाद में दे देना, बाद में दे देना, तो इस तरह से परिलंबन, उसको देर करना। ठीक है, जो भी सज़ा होती है उनको देने में देर करना, इस तरह की चीज़ें भी हैं। ठीक है, वीटो पावर की अगर बात करो तो यहाँ पे 3 तरह की वीटो पावर मिलती है राष्ट्रपति को, पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। पूर्ण वीटो मतलब क्या होता है कि जिसमें वो किसी भी तरह के जो बिल आते हैं उसके ऊपर अपना स्वीकृति या अस्वीकृति जाहिर करना। ठीक है, किसी भी तरह के बिल को रोकना, ये पूर्ण वीटो कहलाता है। निलंबनकारी वीटो मतलब किसी भी तरह के जो आपने बिल या संशोधन लाया गया, ठीक है, राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस उसे भेज दिया, तो ये निलंबनकारी वीटो होता है, मतलब अटका देना। ठीक है, पॉकेट वीटो क्या होता है कि अगर कोई बिल आया उनके पास और राष्ट्रपति ने उनके ऊपर साइन नहीं किया, तो उसके ऊपर कोई टाइम बाउंड नहीं है कि आप इतने समय के लिए आपके पास रहेगा और इतने दिन में आप साइन करके दोगे, तो जब तक चाहे जब तक दिल करे वो रख सकते हैं, इसलिए उसको पॉकेट वीटो भी कहा जाता है कि उनके पॉकेट में रखा हुआ है वो बिल। ठीक है, साइन करते ही पास। अगर राष्ट्रपति की प्रमुख बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे, कौन कौन सी प्रमुख बिंदु हैं, कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से रहेंगी दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति भारत के गणराज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है। वह देश का प्रथम नागरिक होता है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनानायक भी है। सभी प्रकार के आपातकाल और बुलाने की व्यवस्था, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला भी होता है। ठीक है, अगर युद्ध होना हो या शांति की घोषणा करने वाला तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। भारतीय राष्ट्रपति
का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि योग्यता क्या होती है भारत के राष्ट्रपति बनने की, तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्तियां होती हैं, ठीक है। कुछ अपवादों के अलावा राष्ट्रपति के पद में निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में प्रधानमंत्री अध्यक्षता और मंत्रिपरिषद के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको इतने सारे अधिकार बताया राष्ट्रपति के, ठीक है। कई सारे अधिकार ऐसे हैं या फिर अपवाद ऐसे हैं जिनकी राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। समझ में आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो रहा, ठीक है, राष्ट्रपति के पद को लेकर के किस प्रकार से राष्ट्रपति के पद की नियुक्ति हो जाती है, ठीक है। और अनुच्छेद हमने 62 मतलब अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक का बात किया कि जिसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में संवैधानिक रूप से चर्चा की गई है, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि राष्ट्रपति किस प्रकार से लोगों को नियुक्त करता है, क्या उसके पास पावर है, कौन कौन सी वीटो पावरों का यूज़ कर सकता है, ये सारा कुछ हमने देखा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। इसी तरह के आने वाले समय में और भी वीडियोज़ आने वाली हैं दोस्तों। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और टेलीग्राम के ग्रुप जो है दी इन ऐप पे जाकर हमारे PDF ले सकते हो। वहाँ पे PDF डली हुई है दी इन ऐप के ग्रुप में, आप ले सकते हो टेलीग्राम पर, ठीक है। साथ साथ आप हमारे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो। और दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और आप किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पुटअप किए जाते हैं, तो यार उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। तो वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें, सही से समझें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिनको लगता है, आपको लगता है कि इन्हें ज़रूरत है, तो प्लीज़ उन्हें भी दें, उन्हें भी इसके बारे में पता चले। ऐसा बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी, फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।